हेलो फ्रेंड, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम HCU का PYQ डिस्कस कर रहे हैं 2022 का, और अभी तक हम लोगों ने 55 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। ये हमारा 56 क्वेश्चन है और इसके बाद सिर्फ आपके पास और 15 क्वेश्चन होंगे जो कि आपका 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज वाले वीडियोज़ में हम देखते हैं क्या है। अगर आपने 2021 का अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू गो एंड वॉच दिस वीडियो। आई बटन पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो या फिर चैनल के पेज पे जाके देख सकते हो। अगर अभी आपने इसके प्रीवियस PYQ नहीं देखे, बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं 55 तक, तो वो भी जाके देखिए। द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C3b मीडिएट्स। देखो, C3b के बारे में हम बता दें कि एक C प्रोटीन होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है C। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो C होता है, यह C3 प्रोटीन दो पार्ट में बदल जाता है। हम ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जा रहे क्योंकि मुझे यहाँ पे C3 के बारे में से पढ़ना है। वो होता है C3a और दूसरा होता है आपका C3b। अब अगर हम C3a की बात करें तो C3a जो होता है यह एक पेप्टाइड होता है। यह एक स्मॉल पेप्टाइड होता है जो कि इन्फ्लेमेशन के लिए काम करता है। अ पेप्टाइड मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। अगर तुमसे पूछे कि 3A का क्या काम है तो याद रखना कि 3A का काम है इन्फ्लामेशन। 3A का क्या काम है? 3A का काम है इन्फ्लामेशन। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है 3B का, तो 3B का समझो कि यह जो है एक्ट करता है ऑप्सोनिन की तरह। अब ये क्वेश्चन है, ऑप्सोनिन क्या होता है? ऑप्सोनिन वो चीज़ होती है जो ऑप्सिनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब यह प्रोटीन होती है, बाइंड विद दे बाइंड कोवैलेंटली। देखो, हर एक टर्म को ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ नहीं किसी और एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोवैलेंटली टू दी पैथोजन। कोवैलेंटली टू दी पैथोजन एंड and thereby target it for destruction for destruction by phagocytes या phagocytotic cell equipped with receptors for C3b। मतलब C3b के लिए फैगोसाइट्स के पास, फैगोसिटिक सेल के पास रिसेप्टर्स होती है, वो जाके बाइंड करके उसे फैगोसाइटोसाइज्ड कर देती है। फैगोसाइटोसाइज्ड करके कर देती है किसको? उस पैथोजन को जो कि C3b बाइंड करके रखती है। और C3b जो होती है ऑप्सोनिन की तरह काम करती है, और ऑप्सोनिन जहाँ पे बाइंड हो के फैगोसाइटोसिस को परफॉर्म कराता है, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? उस टर्म को हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। तो द करेक्ट मीडिएट ऑप्सोनाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C3b मीडिएट द ऑप्सोनाइजेशन। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 57 पे। दैट इज आल्सो गोनेडल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। तो इसको करने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें SRY की, तो SRY जो है इसका फुल फॉर्म होता है सेक्स डिटरमाइनिंग
रीजन वाई जीन। देखो वाई जीन के ऊपर जो होता है, वाई जीन्स के ऊपर जो होता है दो पार्ट पाया जाता है। एक जो होता है वह आपका एक्स क्रोमोसोम का होमोलॉगी होता है, और दूसरा बीच का पार्ट होता है जिसके पास वाई लिंक्ड जीन होते हैं, जिसे हम होलेंड्रिक जीन कहते हैं। उस होलेंड्रिक जीन में एक रीजन होता है जो कि सेक्स डिटरमाइन करता है। ओके। और एक और एंजाइम होता है, मतलब एक और है, वो है SOX, सॉक्स 9। सॉक्स 9 जो जीन है वो सर्टोली सेल डिफरेंशिएशन सर्टोली सेल डिफरेंशिएशन करता है, और सर्टोली सेल डिफरेंशिएशन से टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है। देखो कंडीशन क्या है कि एक्स वाई गोनैड है। क्या है आपका? एक्स वाई गोनैड है। एक्स वाई गोनैड जो होती है, यह गोनैड FGF9 और PGDS, इन दोनों के प्रेजेंस में यह SOX 9 को एक्टिव करती है। यहाँ पे देखो यह XY जो होती है SRY, जो इस जीन का प्रोडक्ट होता है, वह भी गोनेड में X9 को एक्टिव करने के लिए मतलब यूज होती है। और यह एक्टिव होके आपका क्या करती है? टेस्टिस डिफरेंशिएशन करती है, या टेस्टिस डेवलपमेंट करती है। बट दूसरे केस में क्या होता है? एक्स गोनैड है, अगर एक्स गोनैड है तो यह एक्स गोनैड आपका SOX 9 को, और सॉक्स 9 जो होती है यहाँ पे अगर WNT4 या बीटा कैटेनिन के द्वारा यह सॉक्स 9 जो है यह इनहिबिट हो जाती है यहाँ पे। और अगर यह इनहिबिट हो रही है तो यह ओवरी डेवलपमेंट कराएगी, और अगर ओवरी डेवलपमेंट होगा तो ओवरी जो है यह एक चीज़ निकालती है जिसे हम FOXL2 कहते हैं, और यह FOXL2 जो होती है ये जाके सॉक्स 9 को इनहिबिट करने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वन ऑफ द सॉक्स जीन मोस्टली इंटरेक्ट विद द SRY जीन इन टर्म ऑफ द मेल सेक्स डिटर्मिनेशन इन माइस। तो माइस के केस में कौन सा जीन जो होती है, कौन सा सॉक्स जो है वो इंटरेक्ट करती है SRY के साथ? तो SRY के साथ सॉक्स 9 जीन इंटरेक्ट करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स के डेवलपमेंट के लिए SOX 9 यूज होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। In a given experiment, there are 4 experimental group, and each group there are the 4 mice. Each mice of the group is immunized with the keyhole limpet, hemocyanin or azobenzene, arsenate, lipopolysaccharide और डेक्स्ट्रॉन। इसको मतलब इस क्वेश्चन से सरल कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी कहानी देने के बाद इन्होंने पूछा क्या है कि 4 वीक लेटर सीरा वाज कलेक्टेड फ्रॉम दिस माइस एंड रीजन स्पेसिफिक IgIgB अलाइजा वाज परफॉर्म्ड। ये सब कोई काम की चीज़ नहीं। यहाँ पे पूछा कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स किससे होगा। देखो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स वही दे सकता है, मतलब एंटीबॉडी उसी के रिस्पेक्ट में बनेगी जो तुम्हारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे। सारे एंटीजन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते हैं, वो एंटीजन जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। इन सब में सबसे भारी भरकम जो भी एंटीजन होगा वो एंटीजन हमारे बॉडी में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करेगा। डेक्स्ट्रॉन पॉलीसेकेराइड ये कार्बोहाइड्रेट है। वैसे भी सबसे वीक
इम्यूनोजेंस होती है, इम्यूनोजेंस वो कंपाउंड, वो एंटीजन जो हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती है उसे हम इम्यूनोजेंस कहते हैं। पॉलीसेकेराइड जो होती है वो सबसे वीक क्या होता है, हमारा इम्यूनोजन होता है। मतलब पॉलीसेकेराइड तो होगा नहीं, डेक्स्ट्रॉन होगा नहीं। जो एजोबेंजीन है यह जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, और ये मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी एक बिग इम्यूनोजन है। मतलब ये जितने भी इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट होगा नहीं, डेक्स्ट्रॉन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो बचा तुम्हारा की होल लिम्पेट हीमोसाइनिन। की होल लिम्पेट हीमोसाइनिन से प्रेम्ड माइस जो होगा उसके अंदर तुम्हारे पास IgG1 IgG2 के प्रति क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यह तुम्हारा एक इम्यूनोजन है, यह इम्यूनोजन है की होल लिम्पेट हीमोसाइनिन। इससे अगर ये हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगा क्या करने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए। इसके अलावा एजोबेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाइपोपॉलीसैकेराइड डेक्स्ट्रॉन कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट एक वीक इम्यूनोजन होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजन प्रोटीन होता है। प्रोटीन में भी जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के प्रोटीन होते हैं वह जो है मैक्सिमम इम्यूनोजेंस होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेंस होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था, बस घुमा के दिया हुआ था, लेकिन इतनी बड़ी कहानी थी, बट था बहुत सरल। ये क्वेश्चन भी बहुत सरल है कि सोडियम पोटेशियम ATPase इज प्रीडोमिनेंट ऑन द, तो आपका कहाँ पे होता है सोडियम पोटेशियम ATPase, बेसोलेटरल। अगर याद होगा तो इसको कर सकते हो, नहीं याद होगा तो नहीं कर सकते हो, लेकिन इसके साथ नोट्स लिख लो कुछ, कि जो तुम्हारा सोडियम पोटेशियम पंप है यह एक इलेक्ट्रोजेनिक इलेक्ट्रोजेनिक पंप है। इलेक्ट्रोजेनिक पंप है, मतलब जैसे ही सोडियम पोटेशियम जो होते हैं तुम्हारा, यह जैसे ही सोडियम और पोटेशियम को एक तरफ से दूसरी तरफ भेजता है, वहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाता है, चार्ज का मतलब चार्ज डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, चार्ज का ग्रेडियंट बनता है, जिसे हम इलेक्ट्रोजेनिक बोलते हैं। यह आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे साइटोसोलिक साइड में होता है, और यह बेसोलेटरल डोमेन में होता है, साइटोसोल के बेसोलेटरल डोमेन में होता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसके लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं। याद होगा तो बता पाओगे, नहीं याद होगा तो नहीं बता पाओगे। हाँ, दैट इज अ, ये भी याद होगा तभी बता पाओगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक स्टेरॉयड। इसमें से कौन सा सिंथेटिक स्टेरॉयड नहीं है, मतलब वो स्टेरॉयड जो तुम्हारे बॉडी के अंदर बनता है, जो बाहर से नहीं बनता। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो दो ऐसे कंपाउंड है जो कि हमारे बॉडी के अंदर बनता है। पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमारे बॉडी के अंदर मतलब कुछ जो कॉर्टिकोस्टेरॉन होते हैं ये बाहर से भी हम ले लेते हैं। मतलब होता तो है, कॉर्टिसोन हमारा बॉडी के अंदर ही होता है, लेकिन ये इसे हम सिंथेटिक स्टेरॉयड के रूप में भी कभी कभी यूज करते हैं। मिथैलो प्रीडोसोनॉइड जो है आपका, मिथैलोप्रिसियोनॉल, यह जो है यह हमारा ग्लूको सिंथेटिक ग्लूको कॉर्टिकॉइड है। ये हमारा क्या है, सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। और ये जो होता है हमारा इम्यूनो सप्रेसिव इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट दिखाता है। उसी तरह डेक्सामीथोसोन जो होता है यह हमारा सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, और यह रिह्यूमेटिक प्रॉब्लम में यूज होता है। ये जो तुम्हारा है डिहाइड्रोएपेंडोस्टेरॉन जो होता है इसे हम एंड्रोस्टेनॉयलॉन भी कहते हैं। और यह जो है हमारा स्टीरॉयड हार्मोन का क्या है, प्रीकर्सर है, इंडोजिनस स्टीरॉयड हार्मोन प्रीकर्सर है। तो ये हमारा क्या है कि प्रीकर्सर है स्टीरॉयड हार्मोन का। तो इसका मतलब है कि ये तो बॉडी के अंदर ही है, और यह मोस्ट अबंडेंट सर्कुलेटिंग
स्टीरॉयड्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला स्टीरॉयड है ये डाईहाइड्रो एपेंडोस्टेरॉन्स, और ये प्रोड्यूस होता है एड्रीनल से, एड्रीनल ग्लैंड से। तो यह एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर क्या है? डाईहाइड्रो एपेंड्रोस्टेरॉन, दैट इज द नॉट अ सिंथेटिक स्टेरॉयड। इसमें से यह जो है सिंथेटिक स्टेरॉयड नहीं है। इसके अलावा बाकी आपका सिंथेटिक स्टेरॉयड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, और अगर अभी तक पुराने वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देखो। थैंक यू।